चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसके पीछे जो है काफी कुछ चीजें डिस्कस हो चुकी थी। IUCN चल रहा है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ये मौसम वजह से जो है हेल्थ इशू हो जाता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता कह लीजिए, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लग जाता है। खैर, IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और इस IUCN को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी डिटेल में ही चल रहे हैं ना। तो क्या मोटिवेशन चाहिए कुछ? क्या मुझे नहीं लगता मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन का सबसे सिंपल रूल है, कुछ समझ में आए या ना आए, टाइम टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए, बस। इसका कोई रूल है ही नहीं। मतलब डिसिप्लिन, न समझ में आए कुछ न कर रहे मन करे, ठीक है, नहीं हो कुछ न कुछ सोचना ही नहीं है। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, बुक उठाइए, शुरू कर दीजिए पढ़ना। आधे घंटे के बाद अपने आप समझ में लगेगा हाँ मैं जो है काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद थोड़ा सा हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होगा, मजा आएगा। फिर थोड़ा सा टाइम जाएगा, 2 घंटा 3 घंटा, तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और जहां 6-7 घंटा पूरा हो गया, तो उस दिन तो आप समझ लीजिए फिर तो मतलब किस तरह का मोटिवेशन आएगा आप सोच भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज क्या है इसमें देखिए। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव IUCN के 2012 के विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इसे 2021 में मतलब सोचिए, देखिए पहले कब प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तुत किया गया था 2012 में, और लॉन्च कब किया गया? 2021 में। क्या दिखा आपको? मतलब 12 था, 12 में क्या हुआ? प्रस्तुत किया गया, और इसी मतलब 21 में रिवर्स कर दीजिए, 21 में क्या हो गया? लॉन्च किया गया, ठीक है। इसे IUCN के लाल सूची आकलन, ये देखिए पॉइंट यहाँ पर, इसे IUCN की लाल सूची आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था, ठीक है। उद्देश्य देखिए, कुछ उद्देश्य क्या है शॉर्ट में शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया जाए। शॉर्ट में ही करते करते 5 साल बीतता है कि हर बार यही शॉर्ट ही करते रह जाते हैं, कभी ढंग से पढ़ नहीं पाते। बस कुछ जो है हर बार जितनी भी तैयारी शुरू करते हैं, हमें सब सोचते हैं कि जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे, और वो कभी कंप्लीट हो नहीं पाता। खैर बीच में बातें आती, ज्ञान की बातें हैं। उद्देश्य दरअसल बात करती है ना कि ऐसे जब बातें होती लोगों से, तो लोग अपना अपना व्यू देते हैं। व्यू कैसा देंगे? जो कि एकदम परे, जो ट्रेंड कर रहा है उसका व्यू देते हैं ना, कि जो जो सही है उसका व्यू। दो चीज होती है, एक होता है कि आपको वो करना जो सही है, एक होता है जो सही जो लोग कर रहे हैं वो करना वो सही है। तो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। उद्देश्य क्या? देखते उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों, 3 चीजें, प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का मापन करना। यह लाल सूची का पूरक है। लाल सूची विलुप्त होने के जोखिम पर केंद्रित, ध्यान रखिएगा, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज में, ठीक है। संरक्षण की सफलता को रेखांकित करना इजी बात है, उसमें बहुत कुछ सोचना नहीं है। 8 ग्रीन स्टेटस श्रेणियां ये कौन कौन सी है? 8 मतलब 8 है ना, ये 8 ग्रीन स्टेटस श्रेणियां, इसमें कौन कौन सी है? इसमें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली डिप्लेटेड, लार्जली डिप्लेटेड, मॉडरेटली डिप्लेटेड, स्लाइटली डिप्लेटेड, फुल रिकवर्ड, नॉन डिप्लेटेड तथा इंडिटर्मिनेटेड, है ना, इंडिटर्मिनेट। हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब मुश्किल है कि ये क्वेश्चन में आए, लेकिन चल रहा श्रृंखला में चलने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। पॉइंट यहां पर देखिए कि IUCN लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को IUCN ग्रीन स्टेटस का दर्जा प्राप्त, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि IUCN की लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को, इंपॉर्टेंट ये 100 से अधिक प्रजाति, स्टेटमेंट डाल दिया गया कि IUCN ग्रीन स्टेटस किसी को नहीं मिला है, बस स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां पर चीज ध्यान रखना है। पढ़ने से फायदा यही है, आप तुक्का भी मारेंगे तो सही मारेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, ये देखिए ग्रीन स्कोर 0 से 100%, क्या है ये? हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्रीन स्टेटस, है ना। ग्रीन स्कोर क्या है? तो ये क्या दिखाता है, ध्यान समझिएगा। यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति फुल रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट है। मतलब कि कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड, पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त हो जाती है,
ठीक है, मतलब कोई प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है, धीरे धीरे उसको संरक्षित किया जाता है तो क्या हो जाती है, फिर रिकवर हो जाती है ना, ये तो फुल रिकवर्ड यही होता है। वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है। एक तो मतलब फुली रिकवर्ड का भाई डेफिनेशन बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं कि फुली रिकवर्ड का मतलब क्या है। ये भी कंफ्यूजन है कि फुली रिकवर्ड क्या है, बताइए ये कौन सी बहुत बड़ी समस्या होगी। देखिए ध्यान से कंडीशन क्या है। सबसे पहला क्या है कि वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है, जहां पर भी मतलब मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित सब जगह। सबसे पहली कंडीशन यही, अपने ऐतिहासिक पर्यावरण सभी भागों में। दूसरा क्या है, वह अपने पूरे पर्यावरण से व्यवहार्य आबादी में मौजूद है, मतलब जहां उसको होना चाहिए वहां पर वो मौजूद हो। उसके बाद क्या है, मतलब विलुप्त होने खतरा नहीं है। उसके बाद क्या है कि वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है। तो ये 3 कंडीशन होगा तो इसका मतलब ये फुली रिकवर्ड है, अदरवाइज फुली रिकवर्ड नहीं है। चलिए बेसिक बातें थी, उम्मीद है कि क्या रिवाइज कराना है, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या है इसमें, ये आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस, खुद को नचाते रहो ऐसे इधर उधर करते रहो। आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, इसमें क्या है कि ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव ये क्लियर है। ये उद्देश्य क्या, प्रजातियों पारिस्थितिक और संरक्षित के संरक्षण को ये चीज ध्यान रखना है ना, सफलता का मापन करना। और क्या है, यह लाल सूची का पूरक है, लाल सूची विलुप्त होने के जोखिम पर केंद्रित है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्रीन स्कोर बता ही मैं आपको 0 से 100%। ठीक है, अब आता है केंटन आर मिलर। क्या, केंटन आर मिलर, ये देखिए क्या है, काजीरंगा के निदेशक को राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए, काजीरंगा निदेशक में कोई है, हाँ भाई कोई तो होगा नहीं निदेशक, तो उनको क्या होगा नवाचार के लिए, किसके लिए ध्यान रखिए, किसके लिए नवाचार के लिए केंटन आर मिलर पुरस्कार, कौन पुरस्कार, केंटन आर मिलर पुरस्कार सम्मान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, क्या आपको नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, केंटन आर मिलर अगर ये पहले भारतीय है तो क्या नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत ध्यान देता है ना, मतलब कहने गया ये इंपॉर्टेंट है। आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, मजे से पढ़िए, कौन सा भागे जा रहे हैं है ना, वैसे भी यूपीएससी लेट कर जा रहा है, नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है यूपीएससी। ठीक है, इसका गठन क्या है, इसका गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग WCPA ने किया। WCPA अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के 6 तकनीकी आयोगों में से एक है। WCPA सुने नाम, WCPA आईयूसीएन के आयोग में से एक है। कभी मैंने सुना ही नहीं, तुरंत स्टेटमेंट गलत काटेंगे और कुछ गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने देना है। ठीक है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों, सुना नाम राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र संधारिता के लिए 2006 में शुरू किया। पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कब शुरू किया था, 2006 में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी जल्दी पूछता नहीं, पूछ लेगा तो देखा जाएगा, पढ़ते रहे। लेकिन यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है, किसको सम्मानित करता है, जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण में नवाचार किया हो एवं नेतृत्वकारी भूमिका में। राष्ट्रीय उद्यान स्पष्ट क्लियर है, ये ध्यान रखना है। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, हालांकि यूपीएससी इस समय पूछ रहा पुरस्कारों के बारे में, अभी कभी पद्म भूषण पूछ लिया, मतलब भारत रत्न से पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या पता एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पुरस्कार है ये 2 वर्षों में, केंटन आर मिलर पुरस्कार ये पूछ सकता है, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना है। प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों में ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आईयूसीएन WCPA द्वारा प्रदान किया था। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे कुछ है, देखते हैं, है ना, हल्के हल्के धीरे धीरे पढ़ते रहिए, शांति से मजा लेते रहिए, फेल पास जिंदगी अंग है ना, पढ़ना अपना काम है। आईयूसीएन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, ये क्या है, आईयूसीएन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, देख रहे ना इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या इसमें, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में। यह विश्व के लगभग प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक स्वैच्छिक वैज्ञानिकों का विज्ञान आधारित नेटवर्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, भारत में प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षक कौन है, विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 29 के लिए आईयूसीएन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्ट अगर आपको यूपीएससी में CSC में दिखता है तो
अदर एग्जाम में जरूर दिखेगा, याद रखिएगा, समझ में। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। कौन? विवेक मेनन, विवेक मेनन इंपॉर्टेंट है। और 2025 से 29 के लिए इनको जो है अध्यक्ष चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है। किसका? आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल बारे में ये इंपॉर्टेंट है। भूमिका क्या है इसकी, जरा भूमिका देख लेते हैं। भूमिका क्या है भाई? देखिए, यह आईयूसीएन को जैव विविधता संरक्षण, प्रजाति महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, क्या क्या? जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों की प्राकृतिक महत्व, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका। ठीक है, ये कुछ टर्म है, टर्म ध्यान रखना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट, इसके बारे में क्या है जरा देख लेते हैं। ये है ना, शेर दिखाई दे रहा है, शेर ढक दे क्या? एक शेर को दूसरे शेर ने ढक दिया ठीक है। आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन ने आईयूसीएन विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की है? विश्व धरोहर आउटलुक फॉर, किसने जारी की है? आईयूसीएन ने, गलती नहीं होनी चाहिए। यह रिपोर्ट प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों के संरक्षण स्थिति का आकलन, मिश्रित और प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा टर्म। ठीक है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर क्या देख लेते हैं। इसमें सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थलों का प्रतिशत पहली बार काफी कम हो गया। पॉइंट ये पहली बार काफी कम हो गया। वैसे ज्यादा बोला, ढेर सारा है जान देते हैं, इतना बहुत है, काफी कम हो गया ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थलों का प्रतिशत पहली बार काफी कम हो गया है। भारत से संबंधित निष्कर्ष इसमें क्या है? कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग मिली है। बाकी क्या मिला है? मतलब कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, कंचनजंगा कहां पर है, कैसा है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 25 तक इसके संरक्षण आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई। किसमें? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसे गुड विद सम कंसर्न रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रेटिंग रैंकिंग दी गई। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। मानस असम ना, मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न के श्रेणी में है। और जो ये आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहले गुड विद सम कंसर्न था, लेकिन फिर कैसे हो गया? सिग्निफिकेंट कंसर्न। ये पॉइंट ध्यान रखना है। कंजर्वेशन आउटलुक में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको कि गुड रेटिंग मिली हुई है ना। केवल कौन है? कंचनजंगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए ना। चलिए भाई, आईयूसीएन जो है थोड़ा सा जो है कुछ पॉइंट कवर हुआ है, अभी है ऐसा समझ में नहीं यार। आईयूसीएन अपना भावकाल बनाकर देखिए। आपने शेर नहीं देखा होगा तो शेर देख लीजिए। ये देखिए, ये लो भाई, पढ़ा देते हैं हम ना। शेर को पढ़ाना जरूरी है। देखिए इनके बारे में क्या है। शेर पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। सुर्खियों क्यों है भाई? क्योंकि आईयूसीएन ने शेर पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया। किसने जारी किया? आईयूसीएन ने। क्या जारी किया? पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी अब आपको लगता है पेड़ भर के देख गया मन उब गया होगा, बहुत ज्यादा देख लिए। किसको देख लिए? एशियाई शेर मतलब पैंथेरा लियो को। कुछ ये देखिए सिंबल बने हुए हैं, इसको दिखा दें आपको। ये देखिए, ये क्या है इसमें? WPA 1972 अनुसूची 1 में है। ठीक है, साइट्स परसिस्ट 1 में है। और अगर आईयूसीएन स्थिति बात करें वल्नरेबल है ना, येलो में दिख रहा है आपको। तो ये सब बहुत फिर काम के हैं, इसको हल्के मत लीजिए करे सर, हम तो बहुत जानकार हैं मतलब जा करके फिर समस्या आ गई है ना। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए, शेर पैंथेरोलियो के लिए प्रथम ग्रेन स्टेटस असेसमेंट के बारे में पॉइंट प्रॉब्लम देखिए क्या है ना, हाथी के बारे में पूछा जा चुका है, तो शेर के बारे में पूछे एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और यूपीएससी ऐसा करता है, तो करता तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, शेर का ग्रीन स्टेटस, इनकी आबादी काफी हद तक कम है, मतलब लार्जली डिप्लेटेड है। क्लियर हो गई, इनकी आबादी काफी हद तक क्या है, कम है, ज्यादा नहीं है। विलुप्त क्षेत्र का शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में विलुप्त हो चुका है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, शेर गायब हो गया, शेर गायब हो गया, ये बात पता नहीं है ना, ध्यान रखिए। कहाँ विलुप्त हुआ है, एक विलुप्त हुआ है कहां पर, उत्तरी अफ्रीका, और कहां विलुप्त हुआ है, दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है, दो जगह पर ये विलुप्त हो चुका है शेर। कौन सा, पैंथेरा लियो। ठीक है, संरक्षण सफलता कहां पर है, ये देखिए, पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है। याद रहे, उत्तरी अफ्रीका में विलुप्त हो चुका है, दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में कुछ जो है यहाँ पर विलुप्ति को रोका गया है। ठीक है, ये रहा कुछ शेर के बारे में। भाई शेर के बारे में जानना चाहिए, मतलब उसके बारे में जान रहे हैं, केवल बहुकाल बनाते रहते हैं। अब क्या आता है, अब आता है कि अफ्रीकी, ये वाला पॉइंट देखिए कि अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर में अंतर, क्या कुछ अंतर है, क्या बहुत अंतर है। क्या अंतर है, जरा इसको देख लेते हैं कि एशियाई शेरों और अफ्रीकी शेरों के मध्य तुलना। देखिए, पहला मानदंड क्या है, एक तरफ देखिए एशियाई शेर, एक तरफ है अफ्रीकी शेर। वर्तमान पर्यावास क्या, भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर कहां पर है, गुजरात में ना। एशियाई शेर कहां पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, मतलब गुजरात में केवल शेर है। भारत में केवल वहीं पर शेर है, बाकी कहीं शेर नहीं है अगर गुजरात बात करेंगे। लेकिन अगर अफ्रीकी शेर बात करेंगे, उप सहारा अफ्रीका, सवाना घास मैदान बहुत रटे होंगे वहां पर है। ठीक है, अयाल, अयाल जानने का है जो उनके दिखाते ही कहा गया, ये देखिए, ये अयाल, ये है, ये जो बाल लगे हुए ना, इनके चारों तरफ बाल लगे हुए हैं, ये जो बाल है यही क्या है, अयाल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अयाल। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अयाल के बारे में जरा देख लेते हैं। जो अपेक्षाकृत छोटा गहरा विरल अयाल, कान लगभग अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस तरह अयाल है, देखिए कान दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये कान दिखाई दे रहा है इसमें, है ना ये। और अगर अफ्रीकी शेर की बात करें, अफ्रीकी में, तो अफ्रीकी शेर में क्या है कि अपेक्षाकृत घना व बड़ा अयाल है, घना और बड़ा अयाल है, अक्सर कान और गर्दन को ढक लेता है। देख रहे ना, इतना मतलब एकदम पूरा भरा और इसे चल रहा है इस टाइप का, तो ये अफ्रीकी शेर है। और ये है एशियाई शेर। एशियाई शेर कैसा है, सिंपल बाल, मतलब दाढ़ी की तरह निकल जाते हैं लेकिन इनके जो है पूरा एकदम ये पूरा अयाल जो है पूरा ढका रहता है इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा कुछ जो है, और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो ये दोनों पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अभी है कि देखते हैं क्या है। चलिए, क्या है भाई, त्वचा की तह, तह कैसा, त्वचा की अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है, यह इनकी सामान्य विशेषता है। क्या, इन जो त्वचा की तह है वो पेट के साथ चलती है, लेकिन अफ्रीकी शेर में ऐसा नहीं होता, ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, शरीर का आकार की बात कर लें, अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर में, तो ध्यान रखिएगा कि जो आमतौर पर एशियाई शेरों से बड़े होते हैं अफ्रीकी शेर, और यहाँ पर जो है छोटे होंगे, सिंपल बात है, वही कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, ये तो रहा कुछ जो है दोनों में अंतर है। अन्य विशेषताएं कुछ है, देख लेते हैं। कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, मतलब जब भी मन तभी प्रजनन हो जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति, शेर की कोई प्रजनन ऋतु नहीं होती है। ये गलती कई बार होगा, जैसे हाथी के बारे में पूछेगा ना कि गर्भधारण करने के जो महीने होते हैं या टाइम पीरियड कितने महीने का होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी विशेष प्रजनन की कोई ऋतु नहीं होती है। और प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई थी, ये पॉइंट ध्यान रख लिए कि प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी, 15 अगस्त 2020 को। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा शेर के बारे में। बाकी ये सब देखिए, कुछ इन्होंने जो है लिख दिया है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के
परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचित किया गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। संबंधित सुर्खियां क्या है? बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुना होगा नाम, क्या? बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें क्या है भाई बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य में? ये देख लेते हैं। वर्दा एशियाई शेरों में क्या है कि के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा। ठीक है, अब स्थिति वर्धा कहां पर है? वर्धा है गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में। वर्धा अगर है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये है कहां पर? गुजरात में। यही बात क्लियर हो गई कि ये गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रमुख वनस्पति जात, इस पे कौन कौन से हैं? इसमें है गोरड, बबूल, गधाव, रायन, बेर, जामुन, अमली, दुधलो, बांस। ना भी सुना, बांस जानते होंगे, बांस तो सुने होंगे, जामुन भी सुना सुना लग रहा है, बेर भी सुना सुना लग रहा है, बबूल भी जानते ही होंगे। उसके बाद ये गोरड क्या है पता नहीं, रायन क्या है पता नहीं, है ना, अमली क्या है पता नहीं, दुधलो क्या है पता नहीं है ना। तो ये खुद से मतलब देख लीजिए। प्रमुख प्राणी जात कौन कौन से हैं? प्राणी जात देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं। एक तो चलो ठीक है, चीतल सुना होगा नाम, चीतल जाना पहचाना लग रहा है ना, चीतल। चिंकारा भी सुना सुना लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये सांभर जो है, सांभर नहीं सुना मैंने, देख लीजिएगा जाके गूगल पर। तो ये कौन कौन से प्रमुख प्राणी जात है। ठीक है, ये रहे कुछ जो है प्रमुख ये संबंधित सुर्खियां बरदा वन्य जीव। ये तो क्लियर रहेगा बरदा कहां पर है। तो बरदा कहां पर है? बरदा है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ये ध्यान रखिए, गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल आता है। ये वाला है ना, ये यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR चर्चाओं में क्यों था? पहले तो यही चेक कर लो भाई, चर्चाओं में क्यों था? बेवजह पढ़े जा रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ, बेवजह नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को WNBR में शामिल किया है। किसने शामिल किया है? यूनेस्को ने। विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, इनमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। कहाँ का? हिमाचल का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इसलिए जो है सुर्खियों में था। ये तो बड़ी बात नहीं, चलो ठीक है भाई, कुछ खास बात है सुर्खियों में। एक आपको डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है ना, ये वाला, ये थोड़ा देख लिया जाए। भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें क्या कुछ टफ है क्या, देख लेते हैं। शीत मरुस्थल कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बस उसे याद रखिए, ठंडा ठंडा मौसम। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड। देखिए लोकेशन बताना चाहिए। ये शीत मरुस्थल बात है कि हिमाचल प्रदेश, मान लीजिए, काम खत्म, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा देखिए, अभी कंचनजंगा चर्चाओं में था सर ना, कहां पर है? सिक्किम में, अभी अभी चर्चा हो रही थी। और उसके बाद मानस डिब्रू सिखोया कहां पर है? असम में। देहांग देवांग कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। देहांग देवांग आपने सुना होगा जब आप ब्रह्मपुत्र पढ़ते होंगे, है ना, जब ब्रह्मपुत्र ऐसे इधर से घूमते हुए आती है, ऐसे ऐसे जाती है, तो यहाँ पर आप देहांग और दिबांग भी सुनते होंगे, देखते हो जरूर से। ठीक है, उसके बाद क्या है? मानस हो ही गया। कच्छ कहां पर है? कच्छ है गुजरात में। ये देखिए यहाँ पर, ये गुजराती, ये गुजराती, ये है, ये कच्छ है। कच्छ कहां पर है? गुजरात में। पंचमढ़ी और पन्ना ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। ये देखिए ये मध्य प्रदेश का एरिया है। उसका नोकरेक, नोकरेक कहां पर है? नोकरेक है मेघालय में। कहां पर है? मेघालय। मेघालय कहां पर? ये देखिए यहाँ पर छोटा सा, ये मेघालय है ना, मेघालय। उसका सुंदरवन तो फेमस है, सुंदरवन मतलब बताने वाली चीज नहीं है। सुंदरवन कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल, पाल प्लस सिमली, है ना, याद रखिएगा, उड़ीसा में। शेषा, वो चलेगा कहां पर? आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम। मन्नार की खाड़ी, खाड़ी, अच्छा यहाँ पर भी खाड़ी है, ध्यान रखिएगा। खाड़ी कौन सी है? मन्नार कहां पर है? तमिलनाडु। नाडु हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो नाडु सुनाई देता, नाडु नाडु नाडु, है ना। अगस्तमाला, अगस्तमलाई, अगस्तमाला याद रखिए, अगस्तमाला। अगस्तमाला कहां पर? तमिलनाडु और केरल में, दोनों जगह है, ध्यान की बीच में है ना, ये देखिए, ये तमिलनाडु और केरल में, दोनों बीच में। और नीलगिरी, नीलगिरी यहां पर आप देखेंगे तो नीलगिरी तीनों में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नीलगिरी जो है कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी और केरल में भी, तीनों जगह भाई बीच में अटका हुआ है, देखिए तीनों पे।
ये हो गया। उसके बाद आता है एक अचानक मार, है ना, ये वाला पॉइंट। अचानक मार अमरकंटक, है ना, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ कहां पर है, ये देखिए छत्तीसगढ़, ये है, ये वाला एरिया है, और उसका क्या है, मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया है ना। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको जो मैपिंग का कुछ पॉइंट समझ आते हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं आता होगा। श्रृंखला में बने रहेंगे, आराम से डिटेल में कुछ न कुछ चीज चर्चाएं होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। एक दिन जो है आपको लगेगा कि सब कुछ आ गया, लेकिन सब कुछ नहीं आएगा, तब तक सिलेक्शन हो जाएगा है ना, ऐसा ही होता है। चलिए अब बात करते हैं WNBR के बारे में। किसके बारे में, WNBR, जिसे क्या बोलते हैं, अभी अभी आपको दिखाया, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या है इसमें, WNBR की स्थापना कब की गई, तो 1976 में किया गया था। सुना होगा नाम, ये तो बहुत सुना होगा ना, 1976। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, मैप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। यूनेस्को से रिलेटेड कौन सा आपका है, ये है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, और जहां पर ये क्या अगर बात करें, इसका प्रबंधन कौन करता है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब मैब। मैब किसका है, मैब यूनेस्को का, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, मैब किसका है ना, तो मैब किसका है, यूनेस्को एंड, यूनेस्को का है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मैप कार्यक्रम शुरुआत कब की गई थी, ऑर्डर पूछ लेता है कभी कभी, मैचिंग लिए पूछ लेता, ध्यान रखिएगा। मैप कब शुरुआत की गई थी, मैप कार्यक्रम शुरुआत किया गया था 1971 में। ठीक है, और उसके बाद WNBR की स्थापना कब की गई, 1976 में। हालांकि ऐसे फैक्ट कभी नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना अंडरस्टैंडिंग के लिए या कभी ऑर्डर सेट करने के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, सिंपल से। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैप का उद्देश्य अक्सर जो यूपीएससी पूछता है और पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच, सिंपल सी बात है, नाम से ही लग रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब क्या, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना। ठीक है, कुछ पॉइंट ये हो गए किसके बारे में, WNBR और मैप के बारे में। और क्या है, देखिए, इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। किसका हिस्सा बन गए, यूनेस्को नेटवर्क। सिंपल सी बात है, यूनेस्को का जब ये मैप यूनेस्को का है ही, तो उसका तो इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीवमंडल, कितने, 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को का नेटवर्क हिस्सा बन गया। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़ कितनी होगी, 785। पूरे विश्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, भारत की नहीं बात हो रही है, 785 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है, मध्य अफ्रीकी, ध्यान दीजिएगा कि मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र साओ टोम एंड प्रिंसिपे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसलिए और इंपॉर्टेंट है। कौन, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को पूरे ही क्षेत्र को क्या कर दिया, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके आगे कुछ देख लेते हैं, क्या है, मैप के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं, किसके तहत, मैप के तहत। अब मैप के तहत मैप है ना, मैप के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नामित करने वाली संस्था कौन है, मैप अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद, जिसको बोलते हैं मैप ICC के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा। ठीक है, प्रयुक्त प्रणाली कैसी होती है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविलियर रणनीति। ये भाई साहब, सेविलियर रणनीति, ये पूछ लिया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सेविलियर रणनीति किससे संबंधित है, खत्म किया है ना। सेविलियर रणनीति भाई पूछा सकता है, क्यों नहीं पूछा सकता। और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ है, बिल्कुल है,
थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि चीजें गड़बड़ होने लगती है ना। क्या है भाई इसमें, देखते हैं। नामांकन के बाद भी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहता है जहां वह अवस्थित है। नामांकन के बाद ये चीज ध्यान रखिए, नामांकन के बाद भी जीव मंडल आरक्षित उस देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहता है जहां वह क्या है, अवस्थित है। ठीक है। सदस्य राष्ट्र मैब सचिवालय को सूचित करके किसी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जिसको उस सूची में शामिल कर दिया गया फिर वो वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी उम्मीद है कि बातें समझ में आई होगी। आवधिक समीक्षा क्या है? प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाए। कितने? प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है ताकि उसके कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है। यदि कोई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है तो क्या होता है, यूनेस्को उसकी मान्यता क्या करेगा, वापस ले लेगा। सिंपल सी बात है भाई, तू नहीं फॉलो करोगे तो वापस ले ही लिया जाएगा। अब आता है क्या, और भी कुछ है, बहुत कुछ है। अभी तो हम लोग 11 पेज पर ही हैं। अभी तो जिस दिन पर्यावरण पूरा खत्म होगा ना तब लगेगा हाँ मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में आ गया है। अभी कितनी चीज कितनी बार रिपीट होगी, कितनी बार रिपीट होगी, देखते रहिए बस खाली आराम शांति से, जल्दीबाजी नहीं, और जल्दीबाजी का ऐसा कोई प्लान है भी नहीं। ठीक है, चलिए भाई साहब, थकावट लग जाती है, क्या करे भाई साहब, थकावट तो लगी जाएगी। शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में अब इंपॉर्टेंट ये भी देखिए। शीत मरुस्थल समझ रहे हैं, शीत मतलब ठंडा, मरुस्थल मतलब मरुस्थल, जीव मंडल बता ही दिया आपको, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, उसी से रिलेटेड है। अवस्थिति देखिए पहले कहां पर है, ये कहां पर है। शीत मरुस्थल का विस्तार कहां पर, हिमालय क्षेत्र में है, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, शीत मरुस्थल की बात की जाएगी तो उसका विस्तार कहां पर, हिमालय क्षेत्र में। ये बात क्लियर है। यह उत्तर में लद्दाख, लद्दाख आपने देखा होगा मैप में, है ना, मैप लेके बैठी, जब भी ज्योग्राफी पढ़ी, जब भी एनवायरमेंट पढ़ी तो क्या करिए, मैप लेके बैठिए। उत्तर में लद्दाख, जहां पर ले और कारगिल जिला से लेकर दक्षिण में किन्नौर, किन्नौर कहां पर है, किन्नौर है हिमाचल प्रदेश में, के स्पीति घाटी पर किन्नौर जिले तक विस्तृत है। स्पीति घाटी कहां है, हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये गलती नहीं चाहिए, यहां तक ये विस्तृत है। कौन, शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बात भी कुछ क्लियर हुई होगी। उसके बाद क्या है कि यह भारत का पहला ऊंचाई वाला, उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पहला, ध्यान रखिएगा। कौन सा, ये है कहां पर आपका, हिमालय क्षेत्र में है ना, ये वाला देखिए हिमालय क्षेत्र में शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है, जो सबसे शीत और शुष्क पारितंत्र में से एक है। अब ये भी WNBR के बारे में चर्चा हो चुकी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है ना। किसकी बात हो रही है, किसको शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने बताया आपको कहां कहां पर ये फैला हुआ है, लद्दाख में फैला हुआ है और कहां पर फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ, दो जगह फैला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश वाले जो क्षेत्र है उसको क्या किया गया है, यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है। उम्मीद है कि ये भी बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। अब आता है संरक्षित क्षेत्र। क्या इसमें कुछ संरक्षित क्षेत्र भी है, जरा इसको देख लेते हैं कि संरक्षित क्षेत्र क्या क्या है ना। देखिए संरक्षित क्षेत्र, इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्र, चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। ठीक है, कौन, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास क्षेत्र कौन सा है, चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। ठीक है, बायोम ध्यान रखिएगा, बायोम क्या है, यह शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण। अब ये बेसिक चीज है, आपको बायोम भी अगर नहीं पता फिर करंट अफेयर्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गूगल लेके बैठिए फिर, है ना, बायोम वगैरह चर्चा कर, जो भी शब्द आपको ना समझना है सर्च करते रहिए। इससे क्या होगा कि हम तो इंगेज, आप इससे इंगेज है सुनते सुनते, और उसके बाद भी जो है आप क्या करिए कि खुद से सर्च करते रहेंगे तो इंगेज रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं बस सुन रहे हम सो गए उसी में, हाँ 2 घंटा पढ़ रहे क्या
कई बार ऐसा होता है कि इस देख सो गए आराम से, सो गए, अच्छा पढ़ रहे क्या, फिर अच्छा अच्छा इम्पोर्टेंट, फिर पढ़ गए, सो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंगेज रहिए, गूगल लेके बैठिए, मैप लेके बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, तो चीजें और आसान होगी, है ना। कमियां निकालना आसान, कहा पता ही है, हम कितना अच्छा कर देंगे, आप कुछ कुछ कमी निकाल ही दोगे, पता है मुझे। खैर, यह चरम जलवायु, यहाँ चरम जलवायु दशा है भाई, शीत मरुस्थल, शीत चरम ही है, इससे चरम क्या होगा। इसका कारण क्या है कि इसकी हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थित, जो कि इसकी वृष्ट छाया क्षेत्र में आता है ना, और बहुत अधिक ऊंचाई है। क्या क्या इसकी चरम जलवायु दशा के कारण है, हिमालय के पवन विमुख ढलान, पवन विमुख ढलान जो इससे क्या करता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता है। ये आप जियोग्राफी में खूब बढ़िया से पढ़े होंगे कि वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे बनता है। अब हम वृष्टि छाया क्षेत्र पढ़ना शुरू करेंगे, फिर तो हो जाएगा मतलब फिर तो ये जो 160 पेज दिख रहा है ना, फिर ये पहुंच जाएगा 300-400 पेज का फिर यही चलेगा, है ना। हाँ, एक चीज याद रखिए कि बहुत ऊंचाई होने के कारण भी इसका जो है चरम जलवायु दशा पाई जाती है, ठीक है, एक कारण ये भी है। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, संस्कृति क्या है कि इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व, वाह वाह, देख रहे हैं, अब हिस्ट्री भी आ गया इसी में, है ना। बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है इसमें, कौन शामिल है, गोम्पा, गोम्पा का है, अब देखो, गोम्पा बौद्ध मठ, मैचिंग के लिए आ जाएगा, गोम्पा बौद्ध मठ। उसके बाद क्या है, गोम्पा के बाद क्या है, चोर्टन, चोर्टन क्या है, ये चोर्टन स्तूप है। अभी जैसे चर्चा में आ जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा चोर्टन, चोर्टन क्या है, चोर्टन एक स्तूप है। और मणि दीवारें, मणि दीवारें क्या है, पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचना है, ये क्या है, मणि दीवारें हैं, ठीक है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। प्राणी जाति कौन कौन से है, सिंपल सी बात है, हिम तेंदुआ ही होगा। प्रमुख प्रजाति कौन कौन सी है, प्रमुख प्रजाति है हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, भरल, भरल क्या है, भरल नीली भेड़ है, और हिमालयी भेड़िया, गोल्डन ईगल आदि, ठीक है। ये रहा कुछ जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड में जो IUCN का है ना। अब आता है क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछा है भाई। देखो कितना बड़ा है, पर एक बार चेक कर तो कर ले, पता चला यही पढ़ा रहे हैं आपसे, कुछ और जिंदगी में नहीं कर रहा है। ये कितना बड़ा है ये, अच्छा ये हो सकता है ना, कंप्लीट किया सकता है। इसके और कुछ है, हाँ है, बहुत कुछ है, और क्या है, बहुत कुछ है यार, कोई नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे आराम से। चलिए ये कर लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 बहुत फेमस है, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा भी, यूपीएससी छोड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, यूपीएससी छोड़ेगा तो हो चुका ना। केरल वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया, इंपॉर्टेंट, कौन, केरल। 1972 में संशोधन, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन बने कि 1972 जो है, या मतलब पर्यावरण किसके अंतर्गत आ रहा है, या मतलब जिस संरक्षण किस कौन किया है, तो राज्य कर सकता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण केरल द्वारा संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था, मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्य जीवों को वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। पता चला कि कोई जीव इंसान को परेशान किया जा रहा है और उसको मारने की परमिशन ही नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के बारे में क्या है ये। उद्देश्य क्या है, जंगली जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा, उनसे संबद्ध मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि राष्ट्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। राष्ट्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित, ठीक बात है। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूचियां 2022 संशोधन के अनुसार, 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। अनुसूची फर्स्ट कौन सी है, उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्य जीव प्रजातियां, उच्चतम संरक्षण, उच्चतम स्तर का। अनुसूची सेकंड कौन सा, निम्न संरक्षण स्तर वाली वन्य जीव प्रजातियां,
तीसरा कौन सा है, संरक्षित वनस्पति प्रजातियां, और कौन सी है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, है ना। साइट्स, साइट्स सुना होगा नाम, बहुत फेमस, मैंने आपको शायद दिखाया भी था कुछ जो है उसका। देखिए क्या है साइट्स, क्या है ये, यहां पर वनस्पतियों वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। जैसे भी साइट्स आए ना, आप कम से कम इतना ध्यान रखिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बात हो रहा है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड कुछ बात हो रहा है। के तहत सूचीबद्ध प्रजातियां, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, अच्छा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संसद निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। धारा 11 और 12 के तहत किए गए प्रावधानों से संबंधित विषयों को छोड़कर यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 जो है इनको जो है छोड़ करके, मतलब इनको इसमें जो भी शामिल है इस पर जो है उनकी रोक लगाता है, ठीक है, कि मतलब इनका जो है क्या ना हो सके, शिकार ना हो सके। उसके बाद क्या आता है कि धारा 11 और 12 के अनुसार मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कुछ विशिष्ट स्थिति जैसे कि मानव जीवन के लिए खतरा, जानवरों के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना न हो या उपचार न हो सकने वाले रोगों से पीड़ित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन में अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले वन्यजीव शिकार पर अनुमति दे सकते हैं। कौन दे सकता है, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कौन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। एक तो ये मन कर ध्यान रखिए, धारा 11 और 12 किससे संबंधित है। कभी कभी मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि धारा 11 और 12 किससे संबंधित है, कौन है, क्या है, मतलब इसका बन जाए, ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, कौन सा हर चीज बना रही है अपने दिमाग में। चलिए उसके बाद और कुछ है, देख लेते हैं। धारा 11 और 12 कुछ मामलों में विशेष उद्देश्यों के लिए क्या करते हैं, जंगली जानवरों शिकार की अनुमति देते हैं। क्या, कब देते हैं, वन्य जीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। अनुसूची 1, देखिए अनुसूची 1 के वन्य जीव स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्य जीव के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। यह सुरक्षा संबंधी मुद्दा दुर्घटना होती है तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीद है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया, 43 मिनट बहुत होता है यार, 43 मिनट एक पीरियड होता है जब लोग, मतलब जब आप पढ़े भी हो सब, काफी हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, इसको नहीं कोई नहीं पढ़ाया, तो वहां पर जो होता था टाइम पीरियड कितने टाइम होता था, वहां पर होता था 45 मिनट का 45 टाइम पीरियड। लोग बैठ के इंतजार करते जल्दी भगवान जल्दी जाए, है ना, खत्म करे, बहुत टाइम ले रहे हैं। तो ऐसा सीन था, हर कोई उस रास्ते से गुजरा है ना, और जो नहीं गुजरे हैं गुजरेंगे, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट है, कितना 12 पेज ना, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंट जो है बताते रहे, उसके बाद देखा जाएगा, कुछ तो फिर भगाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी करके ये कर लो, वैसे वैसे वैसे, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा लेक्चर शुरू करेंगे, इसी में चलेगा जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियमन 2025 यहां शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज तक ले रखते हैं इतना ही, ठीक है, ये शुरू करेंगे और उसके बाद देखते रहेंगे जैसे जैसे आएगा पीटर 65 वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ओके।